नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है जो कि पॉलिटी की क्लास है। और बीच बीच में मैं ऐसे कुछ ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जिससे अपने आप में क्वेश्चन होगा जो अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएगा। और यकीन मानिए इस सेशन को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके जितने डाउट हैं मूल अधिकार के दोस्तों, मूल अधिकार के डाउट सब समाप्त हो जाएंगे। और ये हमने जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो मोस्टली मूल अधिकार पे है और जो कि सब संविधान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और मिस मत करना, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 13 को हमने डिस्कस किया था। आज हम अनुच्छेद 14 की तरफ चलते हैं और चलिए शुरू करते हैं। क्लास 1 14 क्लास 1 की बात कर ले दोस्तों। 14 क्लास 1 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष क्या होगी? समता होगी। क्या दोस्तों? विधि के समक्ष समता होगी। या कैसी अवधारणा है दोस्तों? अगर बात करें अवधारणा की तो ये नकारात्मक अवधारणा है। क्या दोस्तों? ये नकारात्मक अवधारणा है। और नकारात्मक अवधारणा कहां से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया। कहां से दोस्तों? ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर डायसी। उन्होंने विधि के समता के समक्ष दो सिद्धांत को उन्होंने दिया है, दो सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है दोस्तों विधि की क्या होगी? विधि की सर्वोच्चता होगी। क्या दोस्तों? विधि की सर्वोच्चता होगी। और नंबर 2 विधि के समक्ष क्या होगी दोस्तों? समानता होगी। क्या? विधि के समक्ष समानता होगी। पहला विधि की सर्वोच्चता होगी, दूसरा विधि के समक्ष समानता होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 14 क्लास 2 पे चलते हैं, यानी 14 क्लास 2 पे चलते हैं। उसमें क्या कहा गया है दोस्तों? आइए देखते हैं। विधि का समान संरक्षण होगा। क्या दोस्तों? विधि का जो विधि होंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, जो सभी विधियां होगी वो सभी के लिए क्या होगा? सभी के लिए समान संरक्षण देगा, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि ये जो सकारात्मक अवधारणा है इसमें जो विधि के समक्ष क्षमता थी दोस्तों, इसमें क्या थी? ये नकारात्मक अवधारणा थी। क्या दोस्तों? ये नकारात्मक अवधारणा थी। ये तो ब्रिटेन से लिया गया था। और अगर बात करें क्लास 2 में, 14 क्लास 2 की बात करें तो उसमें क्या है? उसमें जो अवधारणा है दोस्तों वो क्या है? वो सकारात्मक अवधारणा है। जो सकारात्मक अवधारणा है दोस्तों वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। कहां से दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 15 को, ठीक है। ये अनुच्छेद 15 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर जो क्लॉज दिया होता है, जैसे 15 क्लास 1, 15 क्लास 2, 15 क्लास 3, 15 क्लास 4 या 4 जो भी कह सकते हैं आप, समझने के लिए आप कुछ भी समझ सकते हैं। चाहे 1 कहिए, चाहे 1 कहिए, बाकी समझना आपको वो चीज़ तो नॉर्मली है। बाकी इसके अंदर हम जो चीज़ समझने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप यूट्यूब पे देखे होंगे कि केवल अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 करके ऐसे रैंडमली पढ़ा करके चले जाते हैं जो कि एग्जाम में आता नहीं है दोस्तों। रैंडमली केवल व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लोग मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाते हुए चले जाते हैं। मगर मैं आज आपको 15 क्लास 1, 2, 3, 4 के अंदर पढ़ाऊंगा। जो चीज़ें समाहित की गई है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनता है दोस्तों। नॉर्मली अब ऊपर से क्वेश्चन बनाना छोड़ दिया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आयोग अब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो चुका है। वो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कठिन प्रश्नों की तरफ वो जा रहा है। तो हमें एक एक स्टेप करके ऊपर से लेकर के उसके अंदर तक घुस के हमको जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आएंगे, तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो इसलिए मैं आज आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी चीज़ अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और मूल अधिकार ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो कि पूरे पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्लास 1 की बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्लास 1 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 क्लास 1 कहता है दोस्तों कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या दोस्तों? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरी बातों पे गौर करना दोस्तों। बातों बातों में जो मैं कहता हूं ना उसमें क्वेश्चन रहते हैं अपने आप में। उसको फ्लो में जो भी क्वेश्चन निकलते हैं तो उसको अगर आप लगे कि आपको याद रहेगा तो उसको दिमाग में सेव करिए, नहीं तो उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। क्या दोस्तों? 15 क्लास, यहाँ तो मैं केवल आपको नोट्स बनाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी मैं चाहूं तो बिना देखे सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं आपके सामने। बट मैं चाहता हूं, मैं इसलिए लिखता हूं दोस्तों क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। बट आप लोग चाहेंगे या ईश्वर के मर्जी से अगर आगे हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों एक दिन हम डिजिटल बोर्ड पे भी आपके सामने आएंगे। फिलहाल अभी अपने संघर्ष को जारी रखते हैं और आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो शायद हम एक दिन डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। नोट्स बना लीजिए, इसको हल्के मत लीजिए क्लास दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जितनी मैं चीजें अब तक कराया हूं सब अपने आप में क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15 क्लास 1 क्या कहता है दोस्तों? 15 क्लास 1 कहता है कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या दोस्तों? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो 5 आधार कौन है दोस्तों? वो 5 आधार मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या? धर्म हो गया, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। क्या दोस्तों? धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, ऐसे 5 आधारों पर क्या होगा दोस्तों? भेदभाव नहीं किया जाएगा। आई थिंक 15 क्लास 1 आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डाउट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी भाई बहन के पास डाउट हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 15 क्लास 2 की बात कर लें। 15 क्लास 2 में क्या कहता है दोस्तों कि इसमें बोला ना कि 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। क्या दोस्तों? इसको थोड़ा गहराई से देखना, यहीं से क्वेश्चन फंसाएगा आपको। ठीक है, 5 आधारों पर क्या करेगा? राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये 15 क्लास 1 कहता है कि 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आइए 15 क्लास 2 की बात चलते हैं। 15 क्लास 2 कहता है कि राज्य के साथ साथ दोस्तों, राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति भी क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। क्या दोस्तों? राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति भी क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जैसे किस पर भेदभाव नहीं करेगा? जैसे दोस्तों, जैसे पब्लिक प्लेस होता है उस पर राज्य, चाहे निजी व्यक्ति हो चाहे राज्य हो, उस पर क्या करेगा? कोई भेदभाव नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया, जैसे तालाब हो गया, ये पब्लिक प्लेस है। और उसके बाद देख लेते कुआं हो गया, जैसे पानी लेने के लिए सभी पब्लिक जाती हैं। अब पार्क हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, ऐसे जो चीज हैं, ऐसे प्लेस, ऐसे स्थान जहां पर पब्लिक जाती है, पब्लिक इकट्ठा होती है, पब्लिक सामूहिक इकट्ठा होती है, तो ऐसे आधारों पर क्या करेगा दोस्तों? ना तो निजी व्यक्ति ना तो राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक, आई होप क्लास 2 भी आपको क्या हो गया होगा? 15 क्लास 2 भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए 15 क्लास 3 की तरफ चलते हैं, या 15 क्लास 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों? 15 क्लास 3, 15 क्लास 1 का क्या है दोस्तों? अपवाद है। क्या दोस्तों? कोई भी अगर कितना बढ़िया कर लो तो उसकी आलोचना तो होती है, और अपवाद होना स्वाभाविक है। ठीक है, हर पहलू के 2 पक्ष होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो थोड़ा सा उसमें आलोचना भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो 15 क्लास 3 कहता है दोस्तों कि 15 क्लास 3 15 क्लास 1 का क्या है दोस्तों? अपवाद है। कैसे? आइए देखते हैं दोस्तों। यदि राज्य चाहे तो बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या दोस्तों? एक बार फिर से सुनिएगा। अगर राज्य चाहे तो बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उसमें क्या होगा दोस्तों? उसमें 15 क्लास 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या? यदि राज्य चाहे तो बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उसमें 15 क्लास 1 का क्या, जो 15 क्लास 1 दिया था ना भेदभाव, इस पे बोला कि 15 आधारों पर जात का भेदभाव नहीं होगा, मतलब 15 माफ कीजिएगा 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। बट इसमें 15 क्लास 3 जो कहा है, 15 क्लास 3 में बोला कि 15 क्लास 3 15 क्लास 1 का क्या है? अपवाद है। वो कैसे दोस्तों? अगर राज्य चाहे तो बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, उसमें 15 क्लास 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, 15 क्लास 4 पे चलते हैं दोस्तों। 15 क्लास 4 क्या कह रहा है? 15 क्लास 4 जो कहता है, जो अब तक हमने ये 15 क्लास 1 2 3 जो भी देखे हैं वो हमारे मूल अधिकार में था? जी नहीं, मूल अधिकार में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया दोस्तों? आइए देखते हैं। इसे किसने जोड़ा? इसे जोड़ा है किसने? चंपकम दोराई राजन। क्या दोस्तों? चंपकम दोराई राजन ने फर्स्ट संशोधन 1951 में क्या किया दोस्तों? इसको 1951 के माध्यम से जोड़ा है। ठीक है, क्या ये पहले मूल अधिकार में नहीं था? इसे चंपकम दोराई राजन ने पहले संशोधन के साथ 1951 के माध्यम से इसको क्या किया था? इसको मूल अधिकार में जोड़ा था। ठीक है, और उसमें लिखा क्या गया था? उसमें लिखा गया था, आइए देखते क्या लिखा गया था दोस्तों। उसमें लिखा गया था कि समाज और पिछड़े वर्ग यानी समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको शिक्षण संस्थानों में क्या किया जाएगा? विशेष प्रावधान किया जाएगा। क्या दोस्तों? विशेष प्रावधान किया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सामाजिक और पिछड़े वर्ग के लोग हैं दोस्तों, जो सामाजिक और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। आई थिंक 15 क्लास 1 15 क्लास 2 15 क्लास 3 15 क्लास 4 सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके आगे 15 क्लास 5 और 6 को देखते हैं। ये कि 15 अनुच्छेद 15 में 2 क्लास और बचे हैं, कौन? 5 और 6। आइए देखते हैं दोस्तों 15 क्लास 5 क्या कह रहा है दोस्तों? 93 संशोधन के माध्यम से, यानी 2005 में 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। कौन? ये 93 जो संशोधन, ये जो 15 क्लास 5 था दोस्तों, ये कब जोड़ा गया था? ये 93 संशोधन के माध्यम से 2005 में जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 93 संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था, इसमें उच्च शिक्षण संस्थान भी क्या? उच्च शिक्षण संस्थान भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, किसको दोस्तों? ध्यान रखना,
पिछड़े लोगों के लिए क्या करेंगे, विशेष प्रावधान करेंगे। क्या दोस्तों, विशेष प्रावधान करेंगे। क्या 15 क्लास 5 में 93 संविधान संशोधन के माध्यम से 2005 में जोड़ा गया था और इसमें कहा गया था कि उच्च शिक्षण संस्थान भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को भी क्या करेंगे, विशेष प्रावधान करेंगे। क्या दोस्तों, विशेष प्रावधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं 15 क्लास 6 यानी लास्ट अनुच्छेद 15 का लास्ट क्लास हम देखते हैं। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन 2019। क्या दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समान वर्ग के लोग, क्या दोस्तों, पिछड़े हुए, यहां ध्यान रखना, समान वर्ग के लोग, कौन दोस्तों, पिछड़े हुए समान वर्ग के लोग हैं। क्या दोस्तों, 193 संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समान वर्ग के लोग को भी क्या किया गया है, शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया है दोस्तों। क्या 10% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है, जिसे हम आज के डेट में EWS लगा करके हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं। वो EWS का जो बात की गई दोस्तों, वो किसमें की गई है, 15 क्लास 6 में किया गया या 15 क्लास 6, जो भी आप कह सकते हैं। अगर डायरेक्ट यहां से पूछ ले EWS के बारे में, नॉर्मली कोई बंदा पूछ ले कि किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 15 क्लास 6 में EWS के लिए बात की गई है, जिसमें 103 संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में क्या किया गया था, समान वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था, जिसे EWS के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से रेंडमली चाहे जहां से आपको घुस के पूछ लेगा, और सब जितनी लाइन लिखी है सब अपने आप में एक अव्वल नंबर के क्वेश्चन की लाइन है दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखना है, और नहीं समझ में आए तो प्लीज एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना, और इसके जो क्लास है ना दोस्तों, क्लास 1 2 3 करके दें, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाता है, और ये चीज आपको जुबान पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को एक बार ना समझ में दोबारा चला के देखिए। बट ये क्लास वाले जो अनुच्छेद होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल जो आयोग अंदर घुस के पूछता है और ऊपर से पूछना छोड़ दिया है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना टफ हो गया है, तो छाटने के लिए बच्चों को छाटने के लिए, हम सबको छाटने के लिए क्या करता है, वो अपनी चालाकी में कामयाब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर और अंदर घुस के, मतलब सभी चीजों का ऐसे जानकारी लेना चाहिए जहां से कोई भी एक पॉइंट छूटना ना पाए। ठीक है, और मैं जितना मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा। और आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो आप PYQ उठाकर देख सकते हैं। सबसे बड़ा रामबाण, सबसे बड़ा रोड मैप सभी विद्यार्थियों के लिए उसका PYQ पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और 12 13 14 और 15 लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। कल हम 16 और 17 को कंप्लीट करेंगे। एक एक अनुच्छेद में चाहूं तो दोस्तों ऐसे रेंडमली आपको 15 16 17 18 करके ऐसे मैं नॉर्मली पढ़ा सकता हूं, बट मैं उसको एक एक स्टेप करके पढ़ा रहा हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको फंसने की जरूरत ना पड़े वहां से। ठीक है, तो कल हम देखेंगे 16 और 17 को। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, और आपका सपोर्ट हमारे पास अगर रहेगा तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और मेरी मेहनत अगर लग रही है कि आपको, हाँ मेरी मेहनत आपके लिए रंग ला रही है, या कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है मेरी क्लासों से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मेरी वीडियो अपलोड होने से पहले प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो जब अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। और जाते जाते दोस्तों एक बार और कहना चाहूँगा, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका प्यारा कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है, और उसे हम आपके कमेंट से हम और अच्छे से काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद क्लास।